सरल रेखा पे होंगे तब सिज्जिकी की स्थिति बनेगी। और सिज्जिकी की स्थिति में एक युतिकी बनती है और एक वियुतिकी बनती है। ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, अच्छी बात है। चंद्र ग्रहण, और जब तीनों सरल रेखा पे होंगे तो किसकी स्थिति बनेगी? सिज्जिकी की। देखो ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। स्थिति क्या कहलाएगी? सिज्जिकी। अब सिज्जिकी में भी स्थिति होती है युतिकी। कैसी होती है? युतिकी। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी की एक ही दिशा में होंगे तब कौन सी स्थिति बनेगी? युतिकी। जब इसको कहा जाता है कंजक्शन, मतलब जोड़ना। कंजक्शन की स्थिति कहते हैं या युति की। और एक सेम इसके विपरीत बनती है। ये सूर्य है और बीच में पृथ्वी है और अपोजिशन में चंद्रमा है। ये भी स्थिति सिज्जिकी ही होती है, लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? वियुति के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? वियुति के नाम से। अब देखो, वियुति के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रहण बनेगा? चंद्र ग्रहण बनेगा, क्योंकि सूर्य से जाने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा का खुद का स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की ऊर्जा से ही चमकता है। और ये स्थिति कब बनेगी? अमावस्या को, और अमावस्या को भी रात्रि में। हाँ सॉरी, ये स्थिति बनेगी पूर्णिमा को और पूर्णिमा की रात्रि को। और वो वाली स्थिति कब बनेगी? अमावस्या को। और अमावस्या को भी किस समय बनेगी? दिन में। ये डायग्राम तो कल बना लिया था आपने, बना लिया? ये लिख लेना। एक तो जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय युति की स्थिति बनेगी, कंजक्शन की। और जिस समय चंद्र ग्रहण होगा उस समय वियुति की स्थिति बनेगी, अपोजिशन की। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना साथ में। बना लिया? कल का बनाया हुआ है, उसमें केवल लिखना है। बस केवल ये लिखना है, एक तो कंजक्शन की स्थिति और एक अपोजिशन की स्थिति। जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय तो युति, और जिस समय चंद्र ग्रहण होगा उस समय वियुति, अपोजिशन। हाँ, सिज्जिकी दोनों टाइम ही सिज्जिकी होती हैं। इसको कंबाइन रूप से युति वियुति की अवस्था कहा जाता है। युति वियुति की। सिज्जिकी इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसके लिए युति वियुति कहा जाता है। युति वियुति दोनों यही नाम है, सेम ही।
बना लिया यहां तक। नेक्स्ट अब लिखो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में ऐसी खगोलीय घटना, ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा पे होते हैं, एक सरल रेखा पे होते हैं, सरल रेखा पर होते हैं तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा की अवस्थिति होती है, चंद्रमा की अवस्थिति होती है। सूर्य ग्रहण कहलाती है। देखो सूर्य ग्रहण किस स्थिति को होता है, तो अमावस्या को, अमावस्या को दिन में ये स्थिति बनती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, प्रत्येक अमावस्या को नहीं बनती है, क्योंकि चंद्रमा का कक्षीय झुकाव है वो 5 डिग्री है, इस वजह से नहीं बनती है, प्रत्येक अमावस्या को नहीं। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। देखो सूर्य ग्रहण भी आंशिक होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है। अधिकांश तो आंशिक ही होता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कभी कभार बनती है, हमेशा नहीं बनती है। यहां तक लिख लिया आपने। नेक्स्ट अब देखो सूर्य ग्रहण भी कितने प्रकार का होता है, तो के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। एक तो हो जाएगा आंशिक और दूसरा हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखो आंशिक सूर्य ग्रहण में तो सूर्य का आधा भाग दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरा नहीं दिखाई देता है और इस समय एक हमें वलय दिखाई देता है। मतलब ये चंद्रमा है, चंद्रमा की छाया पड़ रही है, लेकिन इसके चारों ओर एक वलय दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा छोटा है, इसलिए जब चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा के चारों ओर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो डायमंड कहलाती हैं, डायमंड रिंग। इसे क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग। लिखो यहां तक पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण, या इसे हीरक वलय भी कहा जाता है, डायमंड रिंग या हीरक वलय। चंद्रमा के चारों ओर थोड़ा थोड़ा सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, मतलब लालिमा दिखाई देती है।
नेक्स्ट चंद्र ग्रहण। साल में सूर्य ग्रहण कोई फिक्सन नहीं है, लेकिन 2-3 हो जाता है। चंद्र ग्रहण होता है ज्यादा। इसे सोलर एसिलिप्स कहा जाता है इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना सूर्य ग्रहण को। एसिलिप्स सोलर एसिलिप्स कहा जाता है। ले लो नेक्स्ट पेज। अगला चंद्र ग्रहण। इसे कहा जाता है लूनर एसिलिप्स। इसके बारे में लिखो, डायग्राम तो बताए हुए आपको। लूनर एसिलिप्स ऐसी खगोलीय घटना, ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सरल रेखा पर होते हैं, एक सरल रेखा पर होते हैं। इस समय सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, चंद्रमा के बीच पृथ्वी अवस्थित होती है। और इस पृथ्वी के बीच में अवस्थिति के कारण चंद्रमा चमक नहीं पाता, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं है। और यह अवस्था कब बनती है? पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को बनती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन काल है, मतलब चंद्रमा का परिक्रमण काल है 29.5 दिन। कितना है? 29.5 दिन। और 29.5 दिन होने के कारण समय का अंतराल हो जाता है, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का बीच में कितना समय होता है? तो 29.5 दिन का एक चंद्रमास होता है, 29.5 दिन का। नेक्स्ट लिखो। 29.5 दिन मतलब 5 भाग, एक दिन का 5 भाग, 24 घंटे का बटा 5 कर दो। अब लिखो नेक्स्ट। ये तो आ गए यहां तक समझ में। सिज्जिकी लिखो। सिज्जिकी क्या होती है? सिज्जिकी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा का एक, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य का एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर होना सिज्जिकी या युति व्युति कहलाता है। सरल रेखा पर होना युति व्युति कहलाता है। सिज्जिकी या युति व्युति
शब्द लिखे हुए थे अभी, देख लो, युति व्युति। युति व्युति कहलाता है। जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय युति, लिख लो इसमें, जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय तो होगा युति, और जिस समय चंद्र ग्रहण होगा उस समय होगी व्युति की अवस्था। हाँ, हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखो। अब देखो, चंद्रमा, कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी जब अधिक होती है उस समय अपसौर होता है, और जब नजदीक होते हैं तो उपसौर होता है। इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी में भी अंतर होता है। तो एक शब्द आता है सुपरमून। सुपरमून, सुपरमून क्या होता है? जिस समय पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में सुपरमून की होगी। इसमें चंद्रमा 14% तो ज्यादा बड़ा ही दिखाई देगा पृथ्वी पर, और 30% ज्यादा चमकीला होगा। लिखो इसके बारे में, सुपरमून। चंद्रमा की पृथ्वी के सबसे नजदीकी अवस्था, चंद्रमा की पृथ्वी के सबसे नजदीकी अवस्था चंद्रमा की पृथ्वी के सबसे नजदीकी अवस्था सुपरमून होती है। सुपरमून होती है। इस समय चंद्रमा सामान्य की अपेक्षा इस समय चंद्रमा सामान्य की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा, 14% अधिक बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला होता है। अधिक चमकीला होता है। एक होता है ब्लू मून। इसी प्रकार के ब्लू मून में भी यही दशाएं होती हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाती है, मतलब 30 दिन में 2 पूर्णिमा आ जाती है। तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी उस दिन क्या कहलाएगी? ब्लू मून। ब्लू मून में एक चंद्रमास के अंदर दो पूर्णिमा होती है। तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। अब मेरा क्वेश्चन है यहां से, क्या फरवरी माह में 2 पूर्णिमा एक साथ आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है, क्योंकि एक चंद्रमास का समय कितना होता है? 29.5 दिन। लेकिन फरवरी में अधिकतम कितना दिन हो सकता है? अधिकतम कितना दिन हो सकता है? 29। लेकिन 29.5 दिन का तो चंद्रमास है, यानी वो शामिल वाला होता है ना,
उसमें भी कभी एकम 2 बार आ जाती है और 20 2 बार आ जाती है, उसका भी प्रभाव फरवरी माह में नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये चीजें उतार ली। चलो नेक्स्ट है ब्लड मून। हाँ, ब्लड मून में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जिस समय चंद्रमा लालिमा युक्त दिखाई देता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन चंद्रमा की लालिमा दिखाई देती है, मतलब लाल कलर का होता है, उस समय ये क्या कहलाता है? ब्लड मून। और ये ऐसी स्थिति कब बनती है? तो लिखिए, 4 चंद्र, मतलब 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण हो जाए ना एक वर्ष में। कितने बार? 4 बार चंद्र ग्रहण। कितने वर्ष में होने चाहिए? एक वर्ष में। हमेशा ब्लड मून नहीं होता प्रत्येक ग्रहण में, लेकिन कभी कभार ऐसा चंद्र ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा लालिमा युक्त होता है, मतलब उसका लाल कलर दिखाई देता है। जिस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, 3-4 में एक होता है ऐसा। अवस्था कैसी होगी? पूर्ण चंद्र ग्रहण की। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा लालिमा युक्त होगा, मतलब लाल रंग का, तब कैसी अवस्था बनेगी? इस लाल रंग का होने के कारण खून का रंग कैसा? लाल है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ब्लड मून। लिखो, एक वर्ष में 4 बार चंद्र ग्रहण, ब्लड मून में लिख लो डेफिनेशन में सही। एक वर्ष में 4 बार चंद्र ग्रहण होने से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लाल रंग युक्त प्रतीत होता है, लाल रक्त युक्त प्रतीत होता है, ब्लड मून कहलाता है। चंद्रमा लाल रंग युक्त, मतलब लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, ब्लड मून कहलाता। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। पृथ्वी की गतियों से प्रभावित होने वाले पढ़ रहे हैं हम। अब ये भी प्रभावित हो रहा था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी की गतियों के कारण ही होता है ना। इसी प्रकार से ज्वार भाटा की उत्पत्ति भी किससे होती है? पृथ्वी की गतियों से। घूर्णन गति के कारण होता, कोरियोलिस बल लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा, टाइड। ज्वार भाटा। अब इस पिछले वाले टॉपिक में आपको सब चीजें समझ में आ गई, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को दिन में। और ये स्थिति क्या कहलाती है? युति की। और जिस समय चंद्र ग्रहण होगा तो क्या कहलाएगी? व्युति। और ये कब होगा? पूर्णिमा की रात्रि को। ज्वार भाटा में इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइड। वो टाइड मत समझ लेना, टाइड प्लस वाला। अब देखो ज्वार का मतलब क्या होता है? समुद्र में जल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन करने का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पढ़ा था ना कल वाले क्लास में, लगभग 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी एक राउंड पूरा करती है अपने अक्ष पर। जब एक राउंड पूरा होता है तो जो जलीय भाग आगे चला जाता है, उससे जल वापस अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक उच्च ज्वार के रूप में आगे बढ़ता है। और जिस समय ज्वार ऊपर उठा, मतलब पानी की लहरें ऊपर उठी हुई होती है, तब तो ज्वार, और जब नीचे सबसे नीचे होती है तब तरंग भाटा कहलाती है। लिखो ज्वार।
ज्वार। सागरीय जल तरंगों का सूर्य चंद्रमा के सागरीय जल तरंगों का सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण द्वारा जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना, समुद्री जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। समुद्री जल का क्या होता है? ऊपर उठकर आगे बढ़ना। और होता किस कारण है? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल द्वारा। और एक होता है बाटा। अब देखो, एक समुद्र में स्थिर बड़ा जल है। जब जल में कुछ तरंगे या कुछ आकर्षण बल के द्वारा जल का कुछ भाग आगे की ओर बढ़ता है, तो पीछे वाले क्षेत्र में जल पीछे खिसक जाता है ना, अपने तल या किनारे से पीछे खिसक जाता है। जब वो पीछे खिसकता है, पीछे खिसकने की क्रिया क्या कहलाती है? बाटा कहलाती है। लिखो इसकी डेफिनेशन में, समुद्री जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ने के विपरीत तट पर जल का नीचा स्तर हो जाता है बाटा कहलाता है। ये तो हो गई ज्वार और बाटा की परिभाषा। अब देखो ज्वार और बाटा उत्पन्न क्यों होता, वो देखो एक डायग्राम के माध्यम से। ये तो लिख लिया होगा साथ साथ में। अभी हमने एक इसका आकर्षण बल ज्यादा है क्योंकि नजदीक है। इसके कारण जो जलीय भाग आगे की ओर इधर आकर्षित होता है और सूर्य की तरफ भी आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। कैसे ज्वार की? उच्च ज्वार। उच्च ज्वार आता है एक दिन में, एक उच्च ज्वार 24 घंटे 56 मिनट के बाद आता है। कितने घंटे बाद? 24 घंटे 56 मिनट बाद। अब देखो 56 मिनट बाद क्यों आता है, इसकी स्थिति भी, इसका भी एक रीजन है। चंद्रमा की खुद की गति है, चंद्रमा स्थिर नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जिस समय एक ज्वार आता है तब पृथ्वी अपना एक राउंड एक दिन में एक पूरा करती है, घूर्णन एक राउंड पूरा होता ना। लेकिन जिस स्थिति में पृथ्वी वापस आती है तब तक चंद्रमा उस स्थान से आगे चला जाता है। उस आगे जाने के कारण ये 56 मिनट की देरी होती है। इसके बाद में एक निम्न ज्वार आता है और निम्न ज्वार की स्थिति कब बनती है? ये सूर्य है, समझने वाला टॉपिक है थोड़ा, और ये पृथ्वी है, ये है चंद्रमा।
चंद्रमा घूमता हुआ घूमता, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा, इस प्रकार से ये स्थिति होती है ना। जिस समय इन दोनों स्थितियों में होगा, किन में, या यहां पे होगा या यहां पे होगा, ऐसी स्थिति कैसी होगी, मतलब समकोण की स्थिति होगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा सूर्य के साथ में। ऐसी स्थिति में कैसा ज्वार आएगा, क्या हुआ, कहां पे, स्थिति कैसी होनी चाहिए, समकोण पर, और समकोण पर होगा उस समय कैसा ज्वार आएगा, निम्न ज्वार। और निम्न ज्वार की स्थिति कब रहेगी, प्रत्येक माह की सप्तमी और अष्टमी को। कब रहेगी, सप्तमी व अष्टमी को। उच्च ज्वार की स्थिति कब रहेगी, उच्च ज्वार की स्थिति रहेगी पूर्णिमा व अमावस्या को, पूर्णिमा व अमावस्या को, क्योंकि इस समय तीनों सरल रेखा पे होते हैं। ये बनाओ चित्र, यहां तक समझ में आ गया। देखो उच्च ज्वार में तो 24 घंटे लगता है, अब निम्न ज्वार में क्या होगा, इसका आधा, 12 घंटे और 26 मिनट, 12 घंटे और 26 मिनट का समय लगेगा इस निम्न ज्वार में। 12 घंटे 26 मिनट होता है, जो बता रहा हूं सही है। ये बनाओ, हाँ उच्च ज्वार, ये उच्च ज्वार की स्थिति है, डायग्राम बना लो। बना लिया, ये बना लो, निम्न ज्वार की स्थिति। जिस समय डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, हाँ चलो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, दोनों लिखो तो बना लो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, एक ही बात है, जैसी इच्छा है आपकी। हाँ डिटेल लिखवा देंगे, पूरे दोनों डायग्राम बना लो, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का, उसके बाद में डिटेल दोनों की साथ में लिखवा देंगे। थोड़ा लिखने की जल्दी करो। ले लो नेक्स्ट पेज, उच्च ज्वार, ये ज्वार के प्रकार है दोनों, क्या है, ज्वार के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। अब उच्च ज्वार क्या होता है लिखो इसमें, सिज्जकी की अवस्था या सिज्जकी की स्थिति में, अब सिज्जकी की स्थिति बताई हुई है आपको, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, तीनों क्या होगा, सरल रेखा पे। सिज्जकी की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा सरल रेखा पे होते हैं,
चंद्रमा सरल रेखा पर होते हैं, जिसके कारण सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक होता है। सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक होता है, और आकर्षण बल की अधिकता के कारण क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। जिससे पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार प्राय, ये हमेशा लिख लो, उच्च ज्वार हमेशा 1 माह में 2 बार, या 2 तिथियों को लिख लेना। अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। उच्च ज्वार कब आएगा? अमावस्या एवं पूर्णिमा को। लिखो जल्दी से जो लिखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज ले लूं? लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट करें? निम्न ज्वार, लो टाइड, उसको कहते हैं इंग्लिश में हाई टाइड, इसको लो टाइड। ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाता है। सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण की स्थिति में होते हैं। समकोण की स्थिति में होते हैं, निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार को लघु ज्वार भी कह सकते हैं ना, तो लिखो लघु ज्वार की उत्पत्ति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को
सप्तमी एवं अष्टमी को आते हैं, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल विपरीत होता है। चंद्रमा का आकर्षण बल क्या होता है? विपरीत। लिखो जल्दी से। लघु ज्वार की उत्पत्ति किस प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी दोनों तिथियों को होती है। तो इसका मतलब एक माह में कितने बार आएगा? 2 बार। लिखो जल्दी से। ज्वार भाटा आने से कुछ लाभ भी होता है, नुकसान तो ज्यादा नहीं होता, सुनामी से होता है नुकसान। तो ज्वार भाटा के तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत कम नुकसान होता है। अभी पढ़ते हैं कौन कौन से लाभ होता है। बिल्कुल फर्क पड़ता। जल विद्युत का उत्पन्न होता है, बड़े समुद्री जहाजों को समुद्र में प्रवेश कराने में सहायता मिलती है, तटीय अपशिष्ट का। तो देखो ज्वार भाटा कहाँ पे आएगा? जहाँ पे समुद्र होगा। समुद्र के बगैर ज्वार भाटा की उत्पत्ति नहीं होगी ना। तो फिर हाँ भाई, बड़े जैसे मान लो INS विक्रांत है, अब इतने बड़े जहाज को समुद्र में उतारने के लिए उचित अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं उतार सकते ना। जब ज्वार आता है तो ज्वार के साथ में उसको अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। लिखो ज्वार भाटा के लाभ कौन कौन से लाभ है, अभी पता चल जाएगा आपको भी। ज्वार भाटा के लाभ। बेनिफिट ऑफ टाइड। पहला तो हो जाएगा जल विद्युत। किसके माध्यम से होता है? ये तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? तरंगों के माध्यम से। उत्पन्न करने में सहायक। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? देखो, विद्युत का उत्पादन हो गया, इससे हमारे उद्योग धंधे एवं घरेलू चीजों में चलाने में सहायक हो गया। अब दूसरा बेनिफिट क्या है? बड़े समुद्री जहाजों को सागर प्रवेश करवाने में सहायक। सागर प्रवेश करवाने में सहायक। इसके अलावा और भी बेनिफिट है। तटीय अपशिष्टों का निदान। इससे तटीय अपशिष्ट गहरे सागर में चले जाते हैं। गहरे सागरों में चले जाते हैं। गहरे सागरों में चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? समुद्री उत्पाद होते हैं ना, जैसे सीप होता है और ये मंदिरों में शंख वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी समुद्री उत्पाद होते हैं उन तो समुद्री उत्पादों का तट पर लाना, जिसके द्वारा
उस पर आधारित उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो समुद्री उत्पादों का बाहर लाना। नेक्स्ट पेज ले लूं? हाँ लिखो। एक तो लिखने की गति आपकी धीमी है। हाँ ओके ओके, लिखो जल्दी से लिखो, इतनी ठंड नहीं है। हो गया? नेक्स्ट ले लो। चलो देखो ये तो बेनिफिट हो गए, इसके अलावा और भी है। गहरे समुद्र की मछलियों का, गहरे सागर की मछलियों का तट पर आना। गहरी मछलियों का तट पर आना जिससे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अब देखो उन्नत किस्म की मछलियां के बीज बाहर आ जाते हैं तो उनका पालन भी किया जा सकता है दूसरे छोटे सागरों में या तालाबों में, कृत्रिम उत्पादन भी किया जा सकता है ना, जिससे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा और भी बेनिफिट है। बहुमूल्य समुद्री उत्पादों का तटों पर आना। अब बहुमूल्य उत्पाद क्या होते हैं? जैसे सीपियां, मोती, शंख और बहुमूल्य पत्थर आदि आदि। ये तो है इसके लाभ। इसके अलावा ज्वार के और भी प्रकार होते हैं, वो तो मतलब ऊंचाई के आधार पे थे प्रकार दोनों, उच्च और निम्न तो। लेकिन इसके अलावा जैसे किस प्रकार के ज्वार आते हैं या किस समय आते हैं, समय के आधार पे भी ज्वार का वर्गीकरण किया गया। ये 3 प्रकार का होता है, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। लिख लो जल्दी लिख लो। हाँ लो। अणे की प्रकृति पे तो ये हो गए दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। और इसके अलावा अयनवर्ती या भूमध्य रेखीय प्रभाव से भी ज्वार की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा उपभू और अपभू ज्वार भी होता है। उपभू में तो क्या होता है, भूमि नजदीक होती है, किससे? भूमि का मतलब पृथ्वी होता है, भू पृथ्वी का चंद्रमा के नजदीक की अवस्थिति के कारण, वो तो हो जाएगा उपभू ज्वार। और अधिकतम दूरी की अवस्थी में अपभू ज्वार। ज्वार के अन्य प्रकार में लिख देना। एक होता है भूमध्य रेखीय ज्वार,
भूमध्य रेखीय, या इसे अयनवर्तीय ज्वार भी कहा जाता है। कौन सा ज्वार कहा जाता है? अयनवर्तीय ज्वार। इनकी उत्पत्ति का कारण मैंने कल बताया था आपको। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी घूर्णन गति ज्यादा करती है, लगभग 1670 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से, 1670 किलोमीटर प्रति हॉर्स की गति से करती है ना, तो उसके कारण इस ज्वार की उत्पत्ति होती है। और दूसरा हो जाएगा आपके दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, और मिश्रित ज्वार। अब देखो ये तीनों क्या होता है, इनको समझना। अगर किसी एक ही स्थान पर, अगर किसी एक ही स्थान पर एक दिन में समान ऊंचाई के एक ज्वार, उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आए तो दैनिक ज्वार कहलाता है। एक ही दिन में एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार समान ऊंचाई के आते हैं तो वो होता है दैनिक ज्वार। एक ही दिन में दो उच्च और दो निम्न ज्वार समान ऊंचाई के आते हैं वो होता है अर्धदैनिक ज्वार। एक दिन में दो दो आ रहे हैं, इसका मतलब अर्धदैनिक हो गया। और मिश्रित ज्वार में क्या होता है, एक से ज्यादा ज्वार तो आ रहे हैं लेकिन उसकी ऊंचाई क्या है, समान नहीं है। एक बार ऊंचा आ रहा है और एक बार नीचा आ रहा है, मतलब दोनों की गति में दोनों की ऊंचाई में अंतर है। अंतर की वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित ज्वार। लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना। दैनिक का मतलब एक दिन में दो बार उच्च और निम्न, और ऊंचाई क्या है, समान। और अर्धदैनिक ज्वार में क्या होता है, एक दिन में दो ही उच्च और दो ही निम्न। और मिश्रित में क्या हो जाएगा, एक से अधिक बार ज्वार तो आते हैं लेकिन ऊंचाई में क्या है, भिन्नता। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित ज्वार। एक ज्वार होता है उपभू ज्वार और अपभू ज्वार। उपभू ज्वार और दूसरा हो जाएगा अपभू ज्वार। और इनकी उत्पत्ति का कारण है भाई चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नजदीकी के कारण सूर्य की अपेक्षा अधिक है। जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा उस समय कौन सा ज्वार आएगा, उपभू। और क्योंकि कल हमने पढ़ा था उपसौर और अपसौर, सूर्य पृथ्वी के जब नजदीक होता है तब तो उपसौर कहते हैं। इसी प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस समय उपभू कहते हैं। और जिस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होगी उस समय क्या कहेंगे, अपभू। और अपभू की स्थिति में अपभू ज्वार की उत्पत्ति होगी और उपभू की स्थिति में उपभू ज्वार की उत्पत्ति होगी। अब देखो इसके अलावा और भी विशेष तथ्य है, क्या क्या वो देख लो। ये लिख लो पहले, तीनों टाइप लिख लिए, ठीक है, अच्छी बात है। लिखो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार। ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। किस खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में। ये फंडी की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। और पूछ ले देश तो यूएस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, हाँ प्रांत है वो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं ना, पहले बताया हुआ है ना आपको पूरा डायग्राम में। लिख लिया, दो तथ्य लिखना है बाकी बाद में।
एक दिन में सर्वाधिक ज्वार, एक दिन में सर्वाधिक ज्वार, इसकी ऊंचाई पूछ लेना इस ज्वार की, तो 15 से 16 मीटर है, 15 से 16 मीटर ऊंचा ज्वार आता है, इसलिए तो इसको सर्वाधिक ऊंचा कहा जाता है। और एक दिन में सर्वाधिक ज्वार 4 बार आते हैं साउथ हैम्पटन की खाड़ी में। किस खाड़ी में? साउथ हैम्पटन की खाड़ी में। वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहां से, साउथ हैम्पटन की खाड़ी से। क्योंकि एक चैनल, एक तो इंग्लिश चैनल से आता है, ब्रिटेन के बाद से इंग्लिश चैनल बढ़ाया था ना, एक तो इंग्लिश चैनल से आता है और दूसरा उत्तरी सागर के, और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से अलग अलग क्षेत्र से आने के कारण इनके समय में अंतर होता, और समय के अंतराल की वजह से 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न हो गए, और क्या बन गए? 4 ज्वार हो गए। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार कहां पे आता था? ओखा तट, गुजरात। हाँ लिख लो, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट, गुजरात। और ओखा तट गुजरात में 4 से 5 मीटर ऊंचा ज्वार आता, 4 से 5 मीटर ऊंचा ज्वार आता।